30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने अपने साथी नारायण आप्टे के साथ मिलकर दिल्ली के बिरला हाउस कंपाउंड में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। गोडसे ने 3 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से गांधी जी के सीने, पेट और कमर के हिस्से पर चलाईं, जिसके बाद 15 मिनट के अंदर ही महात्मा गांधी जी की मौत हो गई थी। गोडसे और उसके साथी को वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद गोडसे और उसके साथियों पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला और 15 नवंबर 1949 15 नवंबर 1949 को गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा दी गई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोडसे के उस अंतिम बयान की जो कि उसने कोर्ट में अपने केस की सुनवाई के दौरान दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। गोडसे ने कोर्ट में कहा कि 13 जनवरी 1948 को मुझे पता चला कि गांधी जी ने आमरण अनशन पर जाने का फैसला किया है। कारण यह बताया गया कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का आश्वासन चाहते थे, लेकिन मैं और कई अन्य लोग आसानी से देख सकते थे कि असली मकसद डोमिनियन सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए मजबूर करना था, जिसे सरकार ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। लेकिन गांधी जी के अनशन के अनुरूप जनता सरकार का यह निर्णय पलट दिया गया। मेरे मन में ये स्पष्ट था कि गांधी जी के पाकिस्तान के प्रति झुकाव की तुलना में जनमत की ताकत मामूली बात थी। 1946 या उसके आसपास नोआखली में सुरहावर्दी के सरकारी संरक्षण में हिंदुओं पर किए गए मुस्लिम अत्याचारों ने हमारा खून खौला दिया। हमारी शर्म और आक्रोश की कोई सीमा नहीं रही जब हमने देखा कि गांधी जी उसी सुरहावर्दी की रक्षा के लिए आगे आए थे और उन्हें अपनी प्रार्थना सभाओं में भी शहीद साहब, एक शहीद के रूप में स्टाइल करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव पहले बढ़ा और फिर सर्वोच्च हो गया। जन जागरण के लिए उनकी गतिविधियां अपनी तीव्रता के अभूतपूर्व थीं और उन्हें सत्य और अहिंसा के नारों से बल मिला था, जिसे उन्होंने देश के सामने दिखावटी ढंग से पेश किया था। मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि आक्रामक के प्रति सशक्त प्रतिरोध अन्यायपूर्ण है। राम ने एक घमासान युद्ध में रावण को मार डाला। कृष्ण ने कंस की दुष्टता को समाप्त करने के लिए उसे मार डाला। शिवाजी राणा प्रताप और गुरु गोविंद को गुमराह देशभक्त के रूप में निंदा करके गांधी जी ने केवल अपने आत्मदंभ को उजागर किया है। गांधी जी विरोधाभासी रूप से एक हिंसक शांतिवादी थे जो सत्य और अहिंसा के नाम पर देश पर अनकही विपदाएं लाईं, जबकि राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सदैव देशवासियों के दिलों में बसे रहेंगे। 1919 तक गांधी जी मुसलमानों को अपने ऊपर भरोसा दिलाने के अपने प्रयासों में हताश हो गए थे और एक बेतुके वादे से दूसरे बेतुके वादे करने लगे। उन्होंने इस देश में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने में सक्षम थे। नीति बहुत जल्द मोपला विद्रोह ने दिखा दिया कि मुसलमानों को राष्ट्रीय एकता का जरा भी विचार नहीं था। इसके बाद हिंदुओं का भारी नरसंहार हुआ।
ब्रिटिश सरकार विद्रोह से पूरी तरह प्रभावित न होकर कुछ महीनों में इसे दबा दिया और आनंद गांधी जी पर छोड़ दिया। उनकी हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद मजबूत होकर उभरा। मुसलमान अधिक कट्टर हो गए और इसका परिणाम हिंदुओं पर पड़ा। 32 वर्षों के बढ़ते उकसावे ने जो उनके अंतिम मुस्लिम समर्थक उपवास में परिणत हुआ, अंततः मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि गांधी जी के अस्तित्व को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने एक व्यक्तिपरक मानसिकता विकसित की जिसके तहत वे अकेले ही अंतिम निर्णायक थे। क्या सही था क्या गलत, यह तो कांग्रेस को अपनी इच्छा उन्हें सौंपनी पड़ी और उनकी सारी सनक के लिए दूसरी भूमिका निभानी पड़ी, या फिर उन्हें उनके बिना आगे बढ़ना था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्गदर्शन करने वाले मास्टर ब्रेन थे। आंदोलन सफल हो सकता है या असफल, यह अनकही आपदाएं और राजनीतिक उलटफेर ला सकता है, लेकिन इससे महात्मा की अचूकता पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इन बचकानी मूर्खताओं और हठों ने जीवन की सबसे गंभीर तपस्या, निरंतर काम और ऊंचे चरित्र के साथ मिलकर गांधी जी को दुर्जेय और अप्रतिरोध बना दिया। एक स्थिति में ऐसी पूर्ण गैर जिम्मेदारी के कारण गांधी जी एक के बाद एक गलतियां करने के दोषी थे। महात्मा गांधी ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने का भी समर्थन किया और सिंध के हिंदुओं को सांप्रदायिक भेड़ियों के सामने फेंक दिया। कराची, सुक्कुर, शिकारपुर और अन्य स्थानों पर कई दंगे हुए जिनमें केवल हिंदू ही पीड़ित थे। अगस्त 1946 से मुस्लिम लीग की निजी सेनाओं ने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया। दक्कन में हल्की प्रतिक्रियाओं के साथ बंगाल से कराची तक हिंदू रक्त बहना शुरू हो गया। सितंबर में बनी अंतरिम सरकार को उसके मुस्लिम लीग के सदस्यों ने तोड़फोड़ कर दिया था, लेकिन जितना अधिक वे उस सरकार के प्रति विश्वासघाती और देशद्रोही होते गए जिसका वे हिस्सा थे, उनके प्रति गांधी का मोह उतना ही बढ़ गया था। कांग्रेस, जिसने अपने राष्ट्रवाद और समाजवाद का दावा किया था, गुप्त रूप से पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत का विभाजन कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र का 1/3 हिस्सा हमारे लिए विदेशी भूमि बन गया। यही वो है जो गांधी जी ने 30 वर्षों की निर्विवाद तानाशाही के बाद हासिल किया था और इसे ही कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता कहती है। आमरण अनशन तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों द्वारा कब्जा की गई मस्जिदों से संबंधित थी। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक हमले हुए तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार के विरोध और निंदा के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्होंने अपने पैतृक कर्तव्य को विफल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देश के विभाजन के लिए सहमति देकर देश के साथ बहुत ही विश्वासघात किया है। इस देश के लोग पाकिस्तान के विरोध में उत्सुक और उग्र थे, लेकिन गांधी जी ने लोगों के साथ झूठ खेला। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा और केवल एक चीज़ जो मैं लोगों से उम्मीद कर सकता हूं वह नफरत के अलावा कुछ नहीं होगी। अगर मैं गांधी जी को मार दूं
लेकिन साथ ही मुझे लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यवहारिक प्रतिकार करने में सक्षम और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली साबित होगी। निसंदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान के आक्रमण से बच जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरी गोलियां उस व्यक्ति पर चलाई गई थीं जिसकी नीति और कार्रवाई ने लाखों हिंदुओं को बर्बादी और विनाश दिया था। ऐसी कोई कानूनी मशीनरी नहीं थी जिसके द्वारा ऐसे अपराधी को दंडित किया जा सके, और इसी कारण से मैं उन घातक गोलियां चलाईं। मैं नहीं चाहता था कि मुझ पर कोई दया दिखाई जाए। मैंने खुले दिन के उजाले में गांधी जी पर गोलियां चलाईं। मैंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वास्तव में मैंने कभी भी भागने का विचार नहीं किया। मैंने खुद को गोली मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि खुली अदालत में अपने विचारों को व्यक्त करना मेरी प्रबल इच्छा थी। मेरे कार्य के नैतिक पक्ष के बारे में मेरा विश्वास हर तरफ से ही हो रही आलोचनाओं से भी डिगा नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इतिहास के ईमानदार लेखक भविष्य में किसी दिन मेरे कार्य का मूल्यांकन करेंगे और उसका सही मूल्य पता लगाएंगे। नाथूराम गोडसे। तो ये थी नाथूराम गोडसे की आखिरी जो उनका अंतिम बयान उन्होंने कोर्ट में अपने कोर्ट केस जब चल रहा था उस दौरान जो उन्होंने दिया। तो ये चीज़, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको आपके साथ जो है वो शेयर किया। होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन सम अदर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।